दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, इसके पहले आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और मित्रता नामक पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांश और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। उन सब वीडियो पे आपका काफी अच्छा सपोर्ट रहा है और क्योंकि मैं आपके लिए कर रहा हूँ फास्ट रिवीजन, क्योंकि आपके इस ज्ञान कोश एजुकेशन चैनल पर पूरा कोर्स अपलोड है, लेकिन इस समय आपके परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो अति महत्वपूर्ण चैप्टर हैं या अति महत्वपूर्ण जो जीवन परिचय है उसी को आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं। अगर आप केवल उन सब चीजों को भी पढ़ लें तो काफी संभावना है कि आपका 90+ नंबर तो आ ही जाएगा, अगर आपकी राइटिंग ठीक है, लिखने का तौर तरीका सही है। हालांकि मैं लिखने के तौर तरीके पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में काफी चेक करने का मेरा अनुभव 6-7 साल का है। तो किस मानसिकता से परीक्षक आपकी काफी चेक करते हैं, क्या किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है, किन बिंदुओं पर आपके परीक्षक को क्रोध गुस्सा आता है, क्यों नंबर गुस्सा के कम देता है, किस तरह से आप लिखें तो आपका नंबर काफी बेहतर हो जाएगा, आप काफी प्रसन्नचित्त हो जाएगा। ये सब बहुत सारे तौर तरीके हैं, इन सब चीजों को हम आपको बताएंगे। तो आज जो है हम लोग क्या लिखूं नामक जो पाठ है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का, इसमें से अति महत्वपूर्ण जो 2 गद्यांश है उसी को मैं उठाया हूं। गद्यांश पर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। इसके पहले मैं आपको तरीका समझा दिया हूं कि आप एक बार गद्यांशों को का व्याख्या करना अगर आप जान लें तो कोई भी गद्यांश आएगा आप लिख सकते हैं। इसीलिए मैं ममता नामक पाठ के गद्यांश को नहीं दिया हूं। क्यों नहीं दिया हूं? क्योंकि उसमें हर एक गद्यांश में लगभग उसमें ममता ममता यानी वो नाम आ जा रहा है, तो लिहाजा उस चैप्टर से बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि उसमें आपके गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है। तो पाठ का नाम ही सीधे उसमें जब दे रखा है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा दिक्कत होगा वो देने में, तो इसलिए उसको मैं नहीं उठाया हूं। फिर भी अगर आ जाएगा तो आप उसको लिख सकते हैं, या कोई गद्यांश अगर आपको ये लगता है कि नहीं क्या नाम है वो उसका व्याख्या नहीं कर सकते, वो पंक्ति या वो गद्यांश ही आप मुझसे पूछ लीजिए, सर फला का गद्यांश का व्याख्या करा दीजिए, हम करा देंगे, ठीक है ना। अब चलिए तो हम लोग आज चर्चा करते हैं कि क्या लिखूं का जो गद्यांश है। देखिए, हिंदी में प्रगतिशील, अब यहां थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। हिंदी में प्रगतिशील गद्यांश साहित्य का निर्माण हो रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा पेन को हम लोग सही कर लें। ओके, हाँ ठीक है, हो गया। चलिए, हाँ यहाँ देखिए, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अब यहाँ देखिए, यह गद्यांश कितनी बार पूछा गया है। 2016 सीडी का जो सीडी आप समझ रहे होंगे, अगर आप पहली परीक्षा में बैठ रहे हैं तो एक कोड आता है, आपका पेपर कोड होता है, तो पेपर कोड वही है। तो ये सीडी एएफ बीसी ऐसे कुछ करके अलग अलग कोड रहता है, एएक्स कुछ बहुत सारा, पूरे उत्तर प्रदेश का जितना पेपर छपता है तो हर एक जिले का या मंडल का स्पेशल कोड होता है। उस कोड से पता चल जाता है किस मंडल का या किस जिले का पेपर है ये, ठीक है ना। तो देखिए, फिर 2020 के एमए नामक कोड में आया था। इन 2 बार ये गद्यांश रिपीट किया गया है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कैसे आप जाने कि ये गद्यांश किस पाठ का है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि शुरुआत में तो लग रहा है कि संस्कृत और साहित्य वाला जो चैप्टर है शायद उसमें से है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब देखिए, आप समझेंगे कैसे। यहाँ आप देखेंगे कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अगर आप एक बार पाठ को जरूर पढ़ लें, क्या लिखूं, क्योंकि वह किसी बच्ची के कहने पर उनको निबंध लिखना था। 2 बच्चियों का
निबंध लिखने का वो शीर्षक दी कि इन दोनों पर जो है कि आप निबंध लिखकर दे दीजिए, तो वो ऐसा निबंध लिखे कि दोनों के लिए काम कर जाए। यही उसका पाठ का मूल उद्देश्य है। तो उस पाठ के बाद पढ़ लेंगे तो आपको गद्यांश समझ में आ जाएगा कि किस पाठ से, क्योंकि यहाँ से आपका 2 नंबर यहाँ मिलना है। जैसे देखिए यहाँ ये जो प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यहाँ आपका जो है इसमें 2 नंबर आपको यहाँ से मिलना ही मिलना है। ठीक, 1 मिनट, हर बार ये जो है तो वहां से आपको ये मिलना ही मिलना है। तो मान लीजिए कि अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो 2 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं आपको गद्यांश का व्याख्या करने का तरीका सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ। देखिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ तौर तरीका। मैं रटवा भी नहीं रहा हूँ, मैं रटवाने में विश्वास नहीं करता हूँ। अगर आप किसी भी गद्यांश का व्याख्या, किसी एक गद्यांश का व्याख्या करने की कला अगर आप सीख लें तो आप कोई भी गद्यांश आएगा उसका व्याख्या कर सकते हैं। देखिए, दोनों के स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ध्यान समझिएगा, दोनों के ही स्वप्न। अब किन दोनों के, तो थोड़ा गद्यांश से आप ऊपर जाएंगे। एक जगह है तरुणों का, एक जगह है वृद्धों का। माने वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेगा। उनके स्थान पर तरुणों का दल फिर आ गया। अर्थात वो दोनों कौन है, एक है तरुण और एक है वृद्ध। ठीक, वही उन दोनों की बात की जा रही है। जब ये आप दोनों को समझ लेंगे तो आप व्याख्या एकदम आसान सा कर सकते हैं। जिसे देखिए कैसे आप कर सकते हैं, आप लिखेंगे कैसे कि तरुण और वृद्धों के, तरुण और, जब आप लिखेंगे व्याख्या, मान लीजिए व्याख्या आप हेडिंग डाल दिए, ठीक है ना, व्याख्या मान लीजिए आप हेडिंग डाल दिए और हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे कि लेखक कहते हैं, लेखक कहते हैं या पद्मनाभ लाल बख्शी जी कहते हैं कि युवा और वृद्ध दोनों के स्वप्न सुख प्रदान, सुखद यानी कि अपने भाषा में लिख लीजिए, सुख प्रदान करने वाले होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अब इससे आपका व्याख्या के लिए आपके पास शब्दावली नहीं मिलेगा। तो एक बार आप गद्यांश को पढ़ें। कैसे पढ़ें, जिससे देखिए एक आध बार जरूर पढ़िए, कि 1 बार 2 बार पढ़िए गहराई से। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है दोनों के स्वप्न का। निर्माता समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, इससे भी कुछ मतलब नहीं है। पर कुछ ही समय बाद उनका यह साहित्य अतीत का स्मारक हो जाएगा। ठीक है ना, यह भी बहुत ज्यादा आपके काम करने। अब यहां से आप देखिएगा, आज जो तरुण है, 1 मिनट, आज जो तरुण है वह वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। अब यही से आपको समझना है कि मैंने आज जो युवा हैं वो कल वृद्ध होंगे और वृद्ध होकर के अतीत के मान पिछली बातों के सुखद स्वप्न को देखेंगे। यानी पिछली बातें, पिछला उनका समय था या उनका जमाना था, उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय का जो भी चीजें था, वह उसको देख करके प्रसन्न होते हैं। वृद्ध क्या देखते हैं, अपने अतीत को देखते हैं। आज युवा क्या देखते हैं, अपने फ्यूचर, अपने भविष्य को देखते हैं। तो इसी के दोनों के बीच में आपको रहना है, क्योंकि वर्तमान से कोई संतुष्ट नहीं है। क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते, इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान से न तो वृद्ध संतुष्ट होते हैं न ही युवा संतुष्ट होते हैं, क्योंकि दूर का ही ढोल का आवाज अच्छा लगता है। यानी जो युवा है वो भविष्य के स्वप्न को देखना चाहते हैं, उनका भविष्य सुनहरा दिखता है। आज जो वृद्ध हैं उनको अपना अतीत सुनहरा दिखता था या उनको अतीत सुनहरा दिखता है और उसी का स्वप्न वो देखा करते हैं। इन्हीं के बीच का आपको व्याख्या करना है। तो मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं बेटा, मैं आपको व्याख्या करने का तरीका समझा रहा हूं। इसी तरह से आप व्याख्या कर लेंगे और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। एक प्रश्न है, भविष्य तरुण और वृद्ध दोनों के लिए सुखद क्यों है? तो जो मैं समझाया हूं वही आप लिख देंगे, क्योंकि भविष्य तरुणों के लिए सुखद होता है और वृद्ध नहीं, भविष्य वो तरुण और वृद्ध दोनों के लिए सुखद होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे लिख सकते हैं। सर इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूं कि तरुण और वृद्ध दोनों वर्तमान से संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए दोनों को भविष्य सुखद लगता है।
बस सीधे इसका उत्तर यही लिखेंगे, क्योंकि वर्तमान से दोनों संतुष्ट नहीं है, इसलिए उनका भविष्य क्या लगता है, सुखद लगता है। भविष्य की कल्पना करते हैं कि आगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, ये सुख मिलेगा, वो सुख मिलेगा, तो कल्पना करके सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए ये दोनों के लिए भविष्य जो है कि सुखद होता है। आप इसको अपने भाषा में बना करके लिख लेंगे, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, मैं व्याख्या प्रश्नोत्तर लिखने का तरीका बता रहा हूं। एक बार फिर से देखिए आगे अगला पैराग्राफ, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान में दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका ये क्या नाम है, कितना बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये गद्यांश है। देखिए 2017 में पूछा गया AF, ठीक है ना, 2017 में पूछा गया है, और उसके बाद से 2018 HA के कोड में पूछा गया है पेपर के, 2020 में पूछा गया, 20 के 2 पेपर के कोड में पूछा गया, एक MC कोड में और एक MF कोड में पूछा गया है। यानी कि यह गद्यांश आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। हाँ, इसके पहले मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल से संतुष्ट हैं, आप इस चैनल के यानी कि ज्ञानकोश एजुकेशन के प्लेलिस्ट में आप जाएं, वहां आपको संपूर्ण व्याख्या, गद्य का, पद्य का, संस्कृत का पूरा अर्थ, अनुवाद, प्रश्नोत्तर, सब कुछ पाठ वाइज वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। किसी भी पाठ में, किसी भी प्रश्न में, किसी प्रकार के कोई अगर संशय हो तो आप सीधे प्लेलिस्ट को खोलिए। गद्य का अलग प्लेलिस्ट बनाया हूं, काव्य का अलग है, संस्कृत का अलग है और व्याकरण का अलग है। यानी कि 4 प्लेलिस्ट को एकदम क्रमशः पाठ वाइज बना करके तैयार कर दिया गया है। आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको केवल फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ और तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप परीक्षा दे सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, क्योंकि इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलेगा। इसके पहले 3 वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं बात में विश्वास नहीं करता, मैं काम करने में विश्वास करता हूँ। लेकिन चैनल का प्रमोशन करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि आप जानेंगे तभी जो है हमसे जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो अच्छा भी लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद से इसका PDF जो महत्वपूर्ण PDF है, वो टेलीग्राम चैनल जो ज्ञानकोश एजुकेशन के नाम से है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका भी जैसे वीडियो उस पर अपलोड किया जाएगा फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ये कर लेंगे तो आगे का परीक्षा आपको बहुत ही शानदार होने वाला है और सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए प्रश्नोत्तर की बात जहां तक है, गद्यांश का संदर्भ लिखना आप जानते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गद्यांश के रेखांकित उसकी व्याख्या देखिए कैसे लिखेंगे। लिखा है, तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे वृद्धों के लिए अतीत। अब इसके पहले जैसे चर्चा हुआ है सेम उसी से मिलता जुलता है। ये कह रहे हैं कि जैसे कि जो युवा हैं उनके लिए भविष्य उज्जवल दिखाई देता है, और जो वृद्ध हैं उनके लिए अतीत अच्छा दिखाई देता था, सुंदर दिखाई देता था, उज्जवल दिखाई देता था। वर्तमान से वृद्ध और युवा दोनों संतुष्ट नहीं है, दोनों में असंतोष है, क्योंकि तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो बस इतना व्याख्या कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक। उसके बाद तरुण और वृद्ध दोनों क्या चाहते हैं, तो दोनों वर्तमान में भविष्य को लाना चाहते हैं, या दोनों अलग ऐसे लिख सकते हैं कि तरुण भविष्य को लाना चाहते हैं और भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं, और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। ऐसे कुछ लिख सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई तरह के उत्तर बन सकते हैं। तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव किस प्रकार देखना चाहते हैं, तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव किस प्रकार से देखना चाहते हैं, तो भविष्य के रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है ना। ये जो है कि क्या क्या करना चाहते हैं, भविष्य के रूप में देखना चाहते हैं। यहाँ इसका यहाँ से देख सकते हैं,
तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत के गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। कहने का मतलब यह है कि तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव किस प्रकार देखना चाहते हैं। तो इसका उत्तर यानी प्रश्न तो आपका 3 ही आएगा, लेकिन हम 5 इसलिए दे दिए हैं कि प्रश्न किसी भी तरफ बन सकता है। देखिए तीसरा प्रश्न ऐसे बन सकता है, वर्तमान सदैव क्षुब्ध क्यों रहता है। तो इसका उत्तर देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि वर्तमान सदैव किसके कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है, क्योंकि ये जो युवा हैं ये भविष्य के समर्थक होते हैं, अब वृद्ध जो है अतीत के समर्थक होते हैं, इसलिए वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है। वर्तमान काल सुधारों का काल क्यों कहा जाता है, यहाँ लिखिए। इसी से वर्तमान काल सुधारों का काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि तरुण वर्तमान से खुश नहीं है, वृद्ध भी वर्तमान से खुश नहीं है। तरुण वर्तमान में भविष्य को लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को वर्तमान में लाना चाहते हैं, इसलिए वर्तमान को सुधारों का काल कहा जाता है। हो गया। इस तरह से आप व्यवहारिक रूप से इसका आप उत्तर लिखें। लास्ट में मैं आपको किस तरह से आप क्वेश्चन पेपर को लिखें, पैटर्न क्या है, मैं लिख करके पूरा बकायदे आपको समझाऊंगा। उसके बाद से आपका बहुत ही शानदार पेपर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए, वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो गया, हालांकि 2 ही गद्यांश में, लेकिन आपको ज्यादा कुछ देखने, सुनने और जानने के लिए मिला है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए। अब आगे हम लोग इसी तरह सिलसिला जारी रखेंगे।